Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshakar, and I welcome all of you to another interesting episode of Konaxia High Flyers. Friends, in these episodes, we make an effort to talk to emerging companies, from emerging sectors, and we talk to the promoters of such companies, so that all of us can understand, their company's operations better, their business journey, their growth plans. And friends, today we have got a very interesting company which operates in a very interesting space and is extremely profitable, and the company's name today is GEM Enviro Management Limited. And we have the privilege and pleasure of having the top management team. We have Mr. Sachin Sharma, who's the founder and CEO of the company. Sachin ji, thank you very much for sparing your valuable time with us today. I'm pretty sure and confident that in this small interaction, we'll be able to understand your company's operations in a much better manner. Yeah, thank you, sir. Yeah, thank you, sir, for inviting me to your show. Yeah. तो सचिन जी, पहला सवाल जो बहुत बेसिक है और जो हमारे सारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, आप हमको आप अपनी कंपनी के बारे में बताइए। बेसिकली हमारा बिजनेस मॉडल क्या है? मैं देख रहा था कि ईपीआर हमारा मेन रेवेन्यू जनरेटर है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी बताइए, क्योंकि काफी लोगों को ये कंसेप्ट पता नहीं है। तो पहले तो इसके बारे में बताइए, और हाउ इज द कंपनी पोजिशन्ड इन दिस सेगमेंट इन द डोमेस्टिक मार्केट? इफ यू कुड प्लीज शेयर Yes, योर थॉट्स। yes, sir. So we as an organization, तो हम लोगों ने 2013-14 में we started our organization, and primarily we are into the plastic waste management and the plastic EPR. Now EPR की full form है Extended Producer Responsibility. ऐसा था कि 2016 में there was a rule which has come by the government of India called as a Plastic Waste Management Rule 2016. Now, as per these rules, any organization who is generating the plastic packaging, they need to make a system of collection and recycling of the plastic waste. तो इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मान लीजिए वो साल का 100 टन का प्लास्टिक पैकेजिंग यूज कर रही है, तो उसको 100 टन का ही इक्विवेलेंट अमाउंट जो है वो कलेक्ट करना पड़ेगा और रिसाइकिल करना पड़ेगा. सो दैट इज कॉल्ड एज अ ईपीआर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी. और ये जो लॉ है ये एक्चुअली दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन. अगर आप बात करेंगे कि जो प्लास्टिक्स होते हैं, सो दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो अगर मान लीजिए प्लास्टिक्स के बारे में कहा जाता है कि अगर वो 100 साल भी अगर ऐसे पड़ा रहे लैंडफिल्स में, तो वो बायोडिग्रेड नहीं होगा. अगर आप देखेंगे जैसे पेपर है या और दूसरे जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं वो बायोडिग्रेड हो जाते हैं, बट प्लास्टिक्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल. सो देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको रिसाइकिल किया जाए. इंडिया में ऑलरेडी जो है ओवरऑल प्लास्टिक्स का जो रिसाइकलिंग रेट्स है इट इज ऑन द लोअर साइड, बट so therefore to combat the issue of the plastic pollution, it is very important to promote the recycling. और इसी के लिए जो है हम लोग जो है वो गवर्नमेंट ने रूल बनाया था कि कलेक्शन इंप्रूव हो, रिसाइकलिंग इंप्रूव हो, और एक वो ईपीआर का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया था. और हम लोग जो है वी आर लाइक सिंस 2017-18 ऑनवर्ड्स, लाइक जब से ईपीआर आया था, सो वी हैव बीन वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट. और अभी हम इसमें वी आर वन ऑफ द मार्केट लीडर्स इन दिस सेगमेंट. और सचिन जी, अभी मेरे को बताइए, मैं देख रहा था आपके 4 बेसिकली सर्विसेज है इस सेगमेंट में, ईपीआर में. तो सर, हर सेगमेंट के बारे में थोड़ा सा जानकारी हमको दे दीजिए, क्या क्या एक्चुअली सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है विद इन दैट ईपीआर सेगमेंट. Yes, sir. So, say our most of the services, or I would say all the services, they revolve around this EPR, program management implementation. तो यहाँ पर हम लोग जैसे we work with organizations, businesses, corporates, industries to implement the EPR programs. तो हम लोग जो हैं अपने जो clients के साथ we work very closely with clients, और उनके लिए जो भी है EPR की जो programs हैं वो हम develop और implement करते हैं. In addition to this, we also are advising our clients on this, plastic waste reduction methods. And then we also do a lot of awareness activities. We do a lot of outreach programs, जहाँ पर हम proper disposal of plastic waste और recycling के बारे में लोगों को बताते हैं, why this is important. And also we do the collection and transportation of the plastic waste. तो बेसिकली इसमें से जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है सचिन जी, वो बेसिकली इट इज बेसिकली द ईपीआर कलेक्शन सिस्टम, Yes, जो प्रोडक्टर या Yes. प्रोड्यूसर होता है उसका प्लास्टिक वेस्ट. तो मेरे को बताइए, ये सिस्टम जो है बेसिकली, आप जब प्लास्टिक मान लीजिए आपने कोको कोला से प्लास्टिक के बोतलें खरीदी, उसके बाद वरुण बेवरेजेस से आपने उनका जो स्टॉक खरीदा,
उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग का स्टेज हमको समझाइए। इसके बाद जब आप कस्टमर से ये मटेरियल लेते हो, उसका प्रोसेसिंग और एंड यूसेज आप कैसे प्लान करते हो? इफ यू कुड जस्ट टेल अस समथिंग ऑन दैट। हाँ, निशा देखिए इसमें क्या रहता है कि जो प्लास्टिक वेस्ट होता है, तो प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल होने के लिए देयर आर सेवरल स्टेजेस आते हैं। तो सबसे पहले तो ये कलेक्ट होता है प्लास्टिक वेस्ट। तो नॉर्मली इंडिया में आप देखेंगे जो इनफॉर्मल सेक्टर है, हाँ, बेसिकली दे आर इनटू द कलेक्शन ऑफ दिस प्लास्टिक वेस्ट। तो इनफॉर्मल सेक्टर में वेस्ट पिकर्स हैं, वेस्ट एग्रीगेटर्स हैं, तो ये सब प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन करते हैं। उसके बाद जैसे देन इट गोज टू द स्क्रैप डीलर्स। स्क्रैप डीलर्स के बाद वो बेलर्स के पास जाता है। बेलर्स के यहाँ पर उसका सेग्रीगेशन होता है, और सेग्रीगेशन के बाद देन दे कन्वर्ट देम इनटू बेल्स। नाउ बेल्स की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है सो दैट इट कैन बी इकोनॉमिकली ट्रांसपोर्टेड, और वहाँ पर वो फिर वो रिसाइकलर के पास जाता है और रिसाइकलिंग उसकी होती है। और हम लोग क्या करते हैं कि एट एवरी स्टेज वी आर डूइंग एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन एंड एक्सटेंसिव डेटा मैपिंग एंड ऑडिट। और हम लोग इंश्योर करते हैं कि जो पूरा जो सिस्टम है हमारा जो है वो गवर्नमेंट के जो भी लीगल और एनवायरनमेंट के जो भी कंप्लाइंस हैं वो सारे फुलफिल हों उसमें। कि जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। लाइक देन यू नो ऑल दी जो भी मटेरियल है वो प्रॉपरली सेग्रीगेट होना चाहिए, इट शुड बी वेड प्रॉपरली। देन जो वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनके लिए यू नो प्रॉपर एक कंडीशंस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल दे शुड हैव, आप देखेंगे कि इनफॉर्मल सेक्टर में तो दे डू नॉट हैव इवन बेसिक टॉयलेट्स आल्सो। सो यू नो वी मेंटेन दैट ऑल द थिंग्स शुड बी देयर, देन ओनली वी गिव अवर गो हेड यू नो फॉर दिस ईपीआर थिंग। और इसके लिए हम लोग जो हैं ये पूरे इनफॉर्मल चेन के साथ काम करते हैं और रिसाइकलर्स के साथ काम करते हैं, एंड टू एंश्योर दैट यू नो द ईपीआर क्रेडिट इज जनरेटेड हियर। अच्छा एक बात बताइए सचिन जी, मैं समझ गया, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। मेरे को बताइए, जब आप वरुण बेवरेजेस के पास जाते हैं या कोको कोला कंपनी के पास जाते हैं, तो ये जब प्रोडक्ट आप उनसे खरीदते हो तो आपको कुछ उनको कुछ डेबिट कॉस्ट या पैसे देने पड़ते हैं या मुफ्त में देते हैं? वो हाँ नहीं पॉइंट सर, नंबर इसमें वन देखिए, है। या तो इसमें देखिए सर क्या होता है, दो तरह के प्लास्टिक वेस्ट होते हैं। प्री कंज्यूमर होता है, पोस्ट कंज्यूमर होता है। प्री कंज्यूमर उनका जो इनके फैक्ट्रीज में जनरेट होता है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। जब आप देखेंगे कि जब भी कोई प्रोडक्शन होता है तो एट दैट टाइम देयर इज अ वेस्ट जनरेटेड। और जब भी सिमिलरली अगर प्लास्टिक बॉटल्स अगर प्रोड्यूस हो रही हैं तो वहाँ पर कुछ वेस्ट जनरेट होता है, तो दैट इज अ प्री कंज्यूमर वेस्ट। तो वहाँ पर वी गिव देम, वी पे देम टू बाय दिस वेस्ट। और वो वेस्ट जो है वो सीधा हम लोग जो है अपने सेंटर्स में ले जाके उसके बाद उसका बिलिंग करके देन वी गिव इट टू द रिसाइकलर्स फॉर रिसाइकलिंग। देन द अदर काइंड ऑफ वेस्ट इज द पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट। और पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट जो होता है वो आपका जो मार्केट में जनरेट होता है, सो दैट इज अ पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट। और वहाँ पर हम लोग जो है पूरे मतलब वेस्ट की जो है वो वी आर डूइंग यू नो एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन इन द डेटा मैपिंग, और उस बेसिस पर लोग जो है हम लोग जो है उसके ईपीआर क्रेडिट जो है वो जनरेट करवाते हैं। बट बेसिकली आपको जब ये प्रोडक्ट जो जनरेटेड वेस्ट आप बोल रहे हो, अगर किसी को डिस्पोज करना है तो वो तो आपको कोई चार्ज भी लगाते नहीं होंगे, वो तो आपको सीधा ही ये प्रोडक्ट देते होंगे। बट डू यू पे एनी नॉमिनल कॉस्ट? दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग, दैट इफ यू गो Yes, टू yes, yes. वरुण So we बेवरेज। pay the nominal cost for that, yeah, because ओके, समझ आपको गया। कुछ ना कुछ nominal cost आपको पे करना पड़ता है, right? समझ गया। और ऐसे कितने कंपनीज के साथ सचिन की अपना एग्रीमेंट है? लेकिन कोका कोला, वरुण बेवरेजेस का नाम तो मैंने आपके हाँ, प्रोस्पेक्टस में भी right. पढ़ा था। So तो ऐसे कितने we are, कंपनी yeah, so आपका we अपना are, एग्रीमेंट? yes, sir. So we are working with more than 100 clients. तो जिसमें अच्छा, मतलब वरुण बेवरेजेस देयर और कोका कोला के बॉटलर्स हैं, बंगाल बेवरेजेस हैं। तो वी आर वर्किंग विद लाइक यू नो क्लाइंट्स अक्रॉस ऑल दी सेक्टर्स। तो जैसे मान लीजिए जिसमें फूड एंड बेवरेज सेक्टर है, इवन फर्टिलाइजर सेक्टर है, और कंज्यूमर सेक्टर है, सीमेंट है। तो मतलब एवरी सेक्टर वी आर कवरिंग। और हाँ देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दिस ईपीआर इज एप्लीकेबल टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस हु आर यूजिंग द प्लास्टिक पैकेजिंग। तो अगर आप एग्जैक्टली। 1 किलो भी अगर कोई कंपनी प्लास्टिक पैकेजिंग यूज कर रही है तो उसके ऊपर भी हाँ, ईपीआर एप्लीकेबल है। बिल्कुल और मैं समझ आपको गया। एक इसका हाँ डेटा पॉइंट बताता हूँ जो हमने अपने डीआरएचपी में मेंशन किया है कि एज ऑन 3 जनवरी 2024 more than 35,000 of the organizations they were registered under this plastic waste management rules on CPCB portal. So this ओके, means कि इतना कितना बड़ा इसमें स्कोप है एक्चुअली। बिल्कुल। अच्छा सचिन जी, अभी एंड कस्टमर जो ये प्रोडक्ट आप खरीदते हो, आपने बोला आपके पास 100 सप्लायर्स है जहाँ पे आप ये माल इनसे लेते हो। फाइनली ये प्रोसेस करके कौन सी ऐसी एंड यूजर सेगमेंट्स को आप सप्लाई करते हो? क्योंकि ऑब्वियसली दिस जनरेट्स अ गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फॉर द कंपनी। तो फाइनल कस्टमर जो होता है, यानी जो रिसाइकलर होता है, ये किस टाइप की कंपनियां होती है? आर दीज लार्जली अनऑर्गेनाइज्ड और आर दीज ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स?
ये माल कौन लेता है और किस चीज के लिए ये फाइनली यूज किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, नहीं देखिए, जो मटेरियल है इसमें, तो जो मटेरियल जो है हम लोग रिसाइकलर्स को प्रोवाइड करते हैं। और रिसाइकलर्स जो कंपनीज हैं, दे आर लाइक ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स, सो दे आर द बिग कंपनीज। नॉर्मली क्या होता है, ये पेट रिसाइकलिंग कंपनीज, दे आर लाइक मतलब जनरली बिग कंपनीज या। और हम लोग जो है मोर देन 25 प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर्स और रिसाइकलर्स के साथ काम करते हैं अक्रॉस द कंट्री या। तो बेसिकली ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस मॉडल है कि एक साइड से यस आप सर। रॉ मटेरियल लेते हो, उसको प्रोसेस करते हो एंड देन यू गिव इट टू द रिसाइकलर हु देन यूजेस इट फॉर या हिज बेसिक बिजनेस पर्पस। और इसमें सचिन जी मेरे को एक बात बताइए, कोई नॉर्मल ये जब मटेरियल आप एक्सेस करते हो कोको कोला वरुण बेवरेजेस, ये ऐसा कोई एक फिक्स्ड एग्रीमेंट होता है या बेसिकली इट इज ऑन योर रिलेशनशिप विद देम फॉर अ लॉट ऑफ इयर्स, भाई आप उनको जानते हो, भाई बिजनेस करते हो तो आप रिलेशनशिप के हिसाब से आपको मटेरियल देते हैं, इज देयर सम नहीं, फॉर्मल एग्रीमेंट? यस सर, यस सर। सो देयर इज अ एनुअल एग्रीमेंट, सो एवरी ईयर देयर इज अ एग्रीमेंट। और वो ओके। हर साल जो है रिन्यू होता है। सो एंड वी अच्छा वर्क विद, जैसे हम लोग पूरा एक फॉर्मल तरीके से काम करते हैं, तो विद ऑल द क्लाइंट्स वी हैव द प्रॉपर एग्रीमेंट्स इन प्लेस या। अच्छा, ये बिजनेस कितना लेबर इंटेंसिव है, क्योंकि आपने बोला काफी लोग लगते हैं प्रोसेसिंग के लिए, आपको अच्छी सुविधा भी देनी पड़ती है, तो कैन वी एज्यूम सचिन जी कि ये ज्यादातर बिजनेस लेबर इंटेंसिव है, यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ लेबर टू एक्चुअली गेट द फाइनल प्रोडक्ट आउट, सोर्सिंग के लिए, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग के लिए, फाइनली रिसाइकलिंग देखिए को इसमें प्रोडक्ट जो करने के लिए। सर, देखिए इसमें जो प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन और जो बेसिकली ट्रांसपोर्ट एंड जो रिसाइकलिंग का जो प्रोसेस है, दैट इज समवॉट लेबर इंटेंसिव। एंड बट नॉर्मली वी वर्क विद आवर चैनल पार्टनर्स फॉर द सेम। और नॉर्मली जो लेबर्स वगैरह होते हैं वो हमारे चैनल पार्टनर्स के होते हैं वो। और जो अच्छा। बेसिकली जहाँ पर हम जो ईपीआर फुलफिलमेंट कर रहे हैं, और हाँ। वहाँ पर जहाँ पर हम डॉक्यूमेंटेशन पार्ट और डेटा मैपिंग वगैरह कर रहे हैं, तो देयर वी हैव गॉट देयर आवर ओन टीम एक्चुअली। सर मोटा मोटी हमारी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ अभी कितनी होगी अगर हम टोटल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ पकड़े? हाँ, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ इज मोर देन 50 पीपल है। अच्छा, 50 लोग हैं। ओके, समझ हाँ, 50 लोग से ज़्यादा है। हाँ जी। गया। अच्छा, अभी थोड़ा-सा ब्रॉडली मार्केट के बारे में सचिन जी बताइए। अभी आपने बहुत अच्छी तरह से हमको समझाया ईपीआर का मतलब क्या है और व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पोटेंशियल इन इंडिया। मेरे को बताइए सर, अगले 3-5 साल में आपको ये मार्केट साइज़ कितना बड़ा दिख रहा है? क्योंकि मैं देख रहा था आपके फाइनेंशियल्स पिछले 3 साल से ग्रोथ बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट फर्स्ट 9 मंथ्स का भी नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग आ गया है। तो यस। व्हाटएवर यू आर जनरेटिंग ऑब्वियसली इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इंटू बेटर रेवेन्यू, बेटर प्रॉफिट, मार्जिन्स भी अच्छे हैं। तो सर ओवरऑल मार्केट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कितनी बड़ी है? अगले 3-4 साल में आपको क्या लगता है कि ये मार्केट और बड़ी तेजी से बढ़ेगा और लोग रजिस्टर होंगे ईपीआर के अंडर? तो इसका बेनिफिट हमारी कंपनी कैसे कैपिटलाइज़ करेगी? इसके बारे में कुछ हाँ, बताइए। देखिए आप एक बार देखेंगे कि जो क्लाइमेट चेंज है, सो दैट हैज़ बिकम अ वेरी बिग कंसर्न फॉर एवरीवन। और अगर हम बात करें कि नॉट ओनली ग्लोबली, इंडिया के अंदर भी गवर्नमेंट की अभी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर और क्लाइमेट चेंज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। और हम ये मानते हैं कि जो एनवायरमेंटल लॉज हैं, दे विल बिकम मोर एंड मोर स्ट्रिंजेंट गोइंग फॉरवर्ड। क्योंकि गवर्नमेंट इस बारे में काफ़ी सीरियस है, बिकॉज क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो सभी मतलब इट इज़ ऑन एंटायर इंडियन पॉपुलेशन। हुँ। तो इसके लिए मैं मानता हूँ कि डेफिनेटली द मार्केट साइज ऑफ दिस इंडस्ट्री विल इंक्रीज कंसिडरेबली। और इवन अगर मैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की बात करूँ, तो यहाँ पर जो है हर साल जो है वी एक्सपेक्ट टू ग्रो एट 15-20% एवरी ईयर। और more number of companies would be covered under this particular rule। और इन एडिशन टू प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, द गवर्नमेंट ने जो है वो ई वेस्ट और बैटरी वेस्ट के भी ईपीआर और इनके रेस्पेक्टिव रूल्स मतलब जो हैं, दे हैव बीन ऑलरेडी देयर। और in addition to these things, tire is also there for EPR। and then we expect कि ऑटो और टेक्सटाइल्स में भी आएगा। तो आप देखेंगे अगले 4-5 साल में EPR will become a big business, definitely much more than what it is today, many times I would say। और more and more categories would be covered under this particular regime here। ओके, बट आपका वर्टिकल स्ट्रेंथ विल बी प्लास्टिक डिस्पोजेबल होगी, यानी हाँ, सब जगह presently पे। we are, हाँ, so presently we are into plastic disposal, but now we are also now getting into this e-waste and battery waste also here। अच्छा, ओके, समझ गया। तो वो दूसरा एक प्रोडक्ट वर्टिकल रहेगा Yes, अलोंग विथ प्लास्टिक। yes। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, ऑन अ बिजनेस इकोनॉमिक्स अगर मैं समझूं, तो सर इस धंधे में अगर अपने को धंधा स्केल अप करना है, बड़ा बनाना है,
तो डू वी रिक्वायर लार्ज कैपिटल एक्सपेंडिचर या अपने को लोगों में या लेबर में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना है? सर इसमें हाँ, मैं देख रहा था कि आपके मार्जिन बहुत बढ़िया है सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कोई ज्यादा नहीं है, तो हमको यस समझाइए सर, स्किल अप करने के लिए आपको ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत लगेगी नहीं लगेगी, और इसमें क्या वेरिएबल्स होते हैं बिजनेस को बढ़ाने के लिए? सो बेसिकली सर क्या है कि इसमें दिस इज अ वेरी लाइक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल। तो इसमें वी डू नॉट रिक्वायर मच कैपिटल बिकॉज वी आर नॉट, हाँ, क्योंकि हम लोगों के पास कोई ऐसे कोई रिसाइकलिंग की फैसिलिटी नहीं है। तो हम बिल्कुल, लोगों के लिए बेसिकली इट्स अ टोटली सर्विस इंडस्ट्री। क्या और बात है, इसके एग्जैक्टली। लिए जो है ग्रोथ के लिए जो है मेनली वी रिक्वायर द वर्किंग कैपिटल। और हमें जो है मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मतलब सेटअप करने रखने पड़ेंगे, प्लस वी नीड टू सेटअप मोर ऑफिसेस। और इसके ऊपर हम लोगों को काम करना पड़ेगा एंड वी नीड द इंटेलेक्चुअल कैपिटल फॉर दिस एज ओके, कंपेयर टू दी दिस आई वुड से कैपेक्स एंड ऑल दैट। तो इसमें इंटेलेक्चुअल कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और उसी से जो है कंपनी का मतलब इस सेगमेंट के अंदर ग्रोथ होगा यार। तो मैं ये मान के चलूंगा सचिन जी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, बट जितने ज्यादा लोग ईपीआर में रजिस्टर करेंगे, नए प्रोडक्ट्स यस रजिस्टर सर, यस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली दे बिकम योर टारगेट सेगमेंट एट सम पॉइंट ऑफ एब्सोल्युटली, टाइम, तो वहां से आप माल लेके रिसाइकलर को देंगे। दैट इज राइट, एब्सोल्युटली, करेक्ट? एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली सर। अच्छा, अभी सचिन जी मुझे एक बात बताइए कि देखिए हमारी कंपनी ने बहुत बढ़िया काम किया है, आपने कंपनी शुरू कर दी है, यू आर द फाउंडर ऑफ दिस कंपनी। टेल मी वन थिंग, देयर आर ऑब्वियसली सम कॉम्पिटिटर्स इन दिस बिजनेस, यस हर सर, यस कॉम्पिटिशन, हर मार्केट में कंपटीशन होता है। अगर मैं आपको पूछूं सर, हाउ वुड यू डिफरेंशिएट आवर कंपनी विद द अदर्स इन द सेम इंडस्ट्री? हम ऐसा क्या काम स्पेशल करते हैं कि जिससे कस्टमर भी खुश है, जो रिसाइकलर है वो भी कहेगा कि भाई हमारी कंपनी इज बेटर इन एग्जीक्यूशन इन टर्म्स ऑफ सर्विस क्वालिटी? तो 2-3 क्वालिटेटिव पॉइंट्स सचिन जी, इफ यू कुड शेयर फॉर अस, क्योंकि फाइनेंशियल्स तो सभी को पता है, बट इन यस योर पर्सपेक्टिव हाउ आर यू डिफरेंट from others in terms of your service quality, in terms of your process, what you follow? तो ये इसके बारे में जरा बताइए, 2-3 पॉइंट्स इफ यू कैन हाईलाइट फॉर अस ऑन द क्वालिटेटिव साइड। नहीं श्योर। सो जैसे आपने कहा कि देर आर लाइक अदर कंपनीज आल्सो हु आर इनटू दिस बिजनेस। तो जैसे एग्जांपल इज वन इज अ नेपरा रिसोर्स मैनेजमेंट, देन देयर इज अ रेप्यूट टेक्नोलॉजीज। सो दे आर बेसिकली कंपनीज हु आर इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। और हम लोग जो हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम 2001 तो 13-14 से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। और हमने इस फील्ड में जो है एंड टू एंड काम किया है, राइट फ्रॉम द प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन से रिसाइकलिंग और जो है फाइनल रिसाइकल मर्चेंडाइज आल्सो। सो वी हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर द लास्ट 10 more than 10 years, and also we have done like work in all the segments of this industry. देन हम लोग जो है काफ़ी रिसाइकलर्स के साथ, मोर देन 25 रिसाइकलर्स के साथ जुड़े हुए हैं। सो दिस गिव्स अस इनहेरेंट एडवांटेज। और जितने भी क्लाइंट्स हैं हमारे, उनके साथ हम लोग जो है 2017-18 से ही जुड़े हुए हैं एक्चुअली। और हम लोगों का क्या रहता है कि वी वर्क डेडिकेटली विद ईच एंड एवरी क्लाइंट एंड वी इंश्योर दैट वी आर एबल टू रिटेन देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। या और राइट, इसमें अदर इज कि हम लोग जो हैं इसमें वी आर ऑल्सो लाइक नाउ फोकसिंग ऑन टेक्नोलॉजी ऑल्सो, वेयर वी आर इम्प्लीमेंटिंग सॉफ्टवेयर सो दैट वी कैन प्रोवाइड कस्टमर सर्विस इन अ बेटर वे। तो जैसे सेल्स फोर्स सॉफ्टवेयर है, तो उसमें मतलब यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दैट। सो वी आर अंडर द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, सो दिस विल हेल्प अस टू प्रोवाइड बेटर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन अ मच बेटर वे। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल। सचिन जी, अभी थोड़ा सा मुझे मैनेजमेंट प्रोफाइल के बारे में बताइए। पहले तो सचिन जी, यू आर द फाउंडर्स एंड सीईओ ऑफ द यस, कंपनी, मुझे बताइए सर आपका मेन वर्टिकल क्या है? इज इट बिजनेस डेवलपमेंट, गेटिंग न्यू कस्टमर्स, या बिजनेस रिलेशनशिप्स मेंटेन करना, और बाकी सारे जो फंक्शंस है आपके मैनेजमेंट टीम में? मैंने काफी 2-3 की मेंबर्स के नाम देखे, सर थोड़ा सा इनके प्रोफाइल के बारे में बताइए कि यस हु सर, हैंडल्स व्हाट। yes sir. So I will start with the top most person. So Mr. Dinesh Parikh is the chairman of our organization, and Mr. Dinesh Parikh is having more than 30 years of experience in promoting different companies and investments and as an entrepreneur. और दिनेश पारिक जी का जो रोल है वो बेसिकली इज प्रोवाइडिंग द स्ट्रेटेजिक इनपुट्स टू द कंपनी। सो ही डज नॉट हैव एनी डे टू डे रोल, तो वो बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन और स्ट्रेटेजिक इनपुट्स प्रोवाइड करती हैं। माई सेल्फ, सो आई एम टेक्सटाइल इंजीनियर, मैंने टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की है। एंड देन पोस्ट दैट आई हैव डन एमबीए फ्रॉम आईएम कलकत्ता। और उसके बाद मैंने 12-14 साल जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया है, अक्रॉस डिफरेंट वर्टिकल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज में काम किया है।
और उसके बाद then 2013-14 I have been associated with GEM Enviro Management as a founder director, founder CEO. Okay. और basically I am responsible for all the day to day handling day to day operations और पूरा जो process है, पूरा जो company है, so I am handling all this company affairs along with my other colleagues and who are also professionals with their respective fields. Or then we also have Mr. Chaitanya Srivastava, who is handling our new business initiatives. He is BTech in IIT, BTech from IIT Kanpur, and again MBA from IIM Calcutta. Or in addition to him, also we have further different professionals who are heading their different departments. नहीं बिल्कुल सर, समझ में आ गया, बहुत अच्छी तरह से आपने मुझे समझाया। अभी बताइए सर, अभी फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। इफ वी टॉक Yes. अबाउट द फाइनेंशियल्स, सचिन जी देखिए, मैं देख रहा था कि पिछले साल हमने 42 करोड़ पे करीबन 10 करोड़ का प्रॉफिट किया है। मैं पहले 9 महीने का नंबर देख रहा था, तो सर ऑलरेडी हमने 8.4 करोड़ का प्रॉफिट किया। Yes. तो सर ये एक बात बताइए कि सर इस साल मेरे ख्याल से दैट इज फॉर द करंट ईयर है, तो 24 तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। Yes. बट सर व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर दिस पॉजिटिव मोमेंटम इन प्रॉफिटेबिलिटी टॉप लाइन? सर ऐसा क्या हो गया कि परफॉर्मेंस इतना अच्छा तरह से इम्प्रूव हो गया? और दूसरा सवाल सचिन जी, आगे चल के अब मार्च 24 तो ऑलरेडी हो चुका है टेक्निकली, लेकिन आने वाला साल दैट इज 24-25 में, विदाउट गिविंग अ नंबर, अगर आप थोड़ा सा आउटलुक शेयर करें कि बिजनेस कैसे लग रहा है आपको, डिमांड सिग्नल्स कैसे मिल रहे हैं ऑन ग्राउंड, क्योंकि आप ऑपरेशंस मैनेज करते हो, तो ओवरऑल हाउ वुड यू शेयर द आउटलुक फॉर द कमिंग करंट फाइनेंशियल ईयर, इफ यू कैन प्लीज Yes. टेल अस। यस सर। सो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग पिछले 4-5 साल से वी आर वेरी फोकस्ड ऑन दिस ईपीआर सेगमेंट, और उसी के अंदर हम लोग मतलब काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। और एंड वी आर लाइक कंटिन्यूसली एडिंग अप मोर नंबर ऑफ क्लाइंट्स, एंड ऑल्सो जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट से भी वी आर गेटिंग मोर बिजनेस, बिकॉज आप देखते हैं कि जैसे मोस्ट ऑफ द जैसे हमारे जो क्लाइंट्स हैं, दे देमसेल्व्स आर ग्रोइंग एट 15-20%। तो अगर वो 15-20% ग्रोथ करते हैं, तो डेफिनेटली जो एडिशनल वॉल्यूम भी हमको उनसे आ जाता है। प्लस वी ऑल्सो गेट न्यूअर क्लाइंट्स, तो वहाँ से भी आपको एडिशनल वॉल्यूम्स आ जाता है। So therefore, our revenue is increasing and our profits are increasing. और going forward also हम लोग जो हैं मान रहे हैं कि this industry is poised to grow. पूरी जो इंडस्ट्री है वो 15-20% तो कम से कम ग्रो करेगी, and definitely we will be able to beat the industry growth. तो हम अपने नंबर्स में टॉप लाइन और बॉटम लाइन में दोनों में we will definitely beat the industry growth by a big margin. और तो इसके लिए जो है हम लोग पूरी तरह से काम कर रहे हैं, एंड वी आर creating necessary infrastructure in place in terms of employees, in terms of softwares, in terms of IT infrastructure, whatever it is, to ensure the better than the industry growth. सर अभी द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर टुडेज इंटरव्यू सर, हम समझते हैं कि कंपनी पब्लिक इशू करने वाली है, तो सर इसके बारे में कुछ बताइए। व्हाट इज द साइज ऑफ द आईपीओ सर, और ऑब्जेक्टिव क्या है? वर्किंग कैपिटल है या कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर आप करोगे? Yes, sir. तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। यस सर। सो अवर सर देखिए, अभी हमारे पास 2.1 करोड़ इक्विटी शेयर्स हैं कंपनी के, और जो हमारा जो आईपीओ का जो साइज है दैट इज 59.9 लाख इक्विटी शेयर्स। एंड तो 59.9 लाख में से अबाउट 14.97 लाख इक्विटी शेयर्स आर द फ्रेश इशू, और इससे हम लोग जो हैं वी आर लुकिंग टू रेज समथिंग एट 7 to 8 करोड़ फॉर दी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एक्चुअली। और this working capital requirement will be for our growth story actually, because capex के लिए हमको पैसा नहीं चाहिए, because there is no capex in the business. Yeah, it's a service industry, और फ्यूचर में भी हम लोग जो हैं वो सर्विस इंडस्ट्री पे ही फोकस रहेंगे, और हमको जो whatever the amount we need is basically for the working capital requirement, and plus listing will provide us good credibility in terms of the clients, और वहाँ पर दिस विल डेफिनेटली हेल्प अस इन गेटिंग मच मोर बिजनेस। अच्छा, एक बात बताइए सर, ये इशू में मैं देख रहा था, जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, इसमें एक ओएफएस भी है, तो थोड़ा पैसा ओएफएस भी जाएगा। आई मीन करीबन कितना अमाउंट होगा, कुछ मोटा मोटी आप आइडिया दे दो। हाँ, तो सर इसमें देखिए टोटल इशू साइज मैंने बताया था 59.9 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, जिसमें से 44.9 लाख जो है ओएफएस है, एंड देन देयर इज अ फ्रेश इशू ऑफ अबाउट से 14.97 लाख शेयर्स। ओके, ठीक है, समझ। और सर अभी मेरे को आपने वर्किंग कैपिटल की बात की, तो मुझे बताइए सर, मोटा मोटी हमारे बिजनेस में वर्किंग कैपिटल साइकिल कितनी लंबी है, यानी कितना टाइम कस्टमर पैसा देने में लगाता है? क्योंकि देखिए मैं देख रहा था कि आपका जो ट्रेड रिसीवेबल्स है, पैसा तो आपको मिल रहा है,
ट्रेड Yes, रिसीवेबल एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू इज लिटिल ऑलमोस्ट 40-50%। सर मेरे को yes, बताइए ये इंडस्ट्री का नॉर्म ही है क्या कि आपको ऐसा ही yes, काम करना है या yes, आपको थोड़ा इम्प्रूव करने का स्कोप है आगे चल के थोड़ा सा यू कैन स्क्वीज योर वर्किंग कैपिटल एंड थोड़ा सा कैश फ्लो आप अच्छी तरह से इम्प्रूव कर सकते हो, तो इसके बारे में या बताइए सर। हाँ, सो सर देखिए क्या प्रेजेंटली जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है, जो बेसिकली आप डेटर्स की साइकिल देख लीजिए, वो करीब हाँ इंडस्ट्री की जो हम बात करेंगे वो 8 मंथ्स के आसपास है। नाउ हाँ नॉर्मली क्या होता है कि जैसे कंपनीज का मतलब 2-3 महीने का एक पीरियड होता है, बट आप जब हम उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, वी सबमिट द डॉक्यूमेंट्स एंड वी सबमिट ह्यूज अमाउंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू देम, और कार्टन्स भर भर के डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स उनको वेरीफाई करने में, चेक करने में, ऑडिट करने में, तो इट टेक्स टाइम एक्चुअली, तो उनको मतलब 4-5 मंथ्स लग जाते हैं। सो दैट्स व्हाई बेसिकली the working capital is on the higher side, but we believe that because it's a new concept, तो जैसे जैसे EPR की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी तो डेफिनेटली the clients will take lesser time, और हमें मानना है कि अगले 2-3 साल में this cycle will also significantly reduce है। बिल्कुल। अच्छा सचिन जी एक बात बताइए, हर धंधे में थोड़ा आपको भी पता होगा फाइनेंशियल टर्म में बैड डेट्स होती है, तो हमारे धंधे में जो भी कस्टमर हमारे पास आता है या हम उसके पास चले जाते हैं, तो पूरी तरह से पैसा सेफ है, यानी जिससे भी हमने काम Yes, किया sir. अभी तक हैव वी रिकवर्ड ऑल अवर मनी? क्योंकि सर देखिए 8 महीना डेटर्स पीरियड कभी कोई सुनेगा ना तो तो थोड़ी सी पब्लिक हैरान होगी, लेकिन फिर भी यू आर जनरेटिंग अ वेरी गुड ROE, यू आर जनरेटिंग अ वेरी गुड मार्जिन। टेल मी वन थिंग, इज दिस इंडस्ट्री इट इज सेफ फॉर यू? Very little bad debts in the business, and all the business what you do is more or less recoverable completely from for what services you provide. Yes, sir. So basically, like we work with all the leading companies, और हाँ हम सभी जो भी लीडिंग कंपनीज है, जैसे मैंने बताया वरुण बेवरेजेस वगैरह, उन्हीं के साथ काम करते हैं। और हाँ जो भी टोटली मतलब जो भी हमारे जो डेटर्स हैं, दे आर लाइक ऑल द लीडिंग कंपनीज ओनली, एंड दिस इज कम्प्लीटली 100% सेफ। और हाँ प्लस मैं आपको बताता हूँ कि जैसे EPR कंप्लाइंस है एक्चुअली, सो हाँ EPR कंप्लाइंस की अगर जो कोई भी कंपनी नॉन कंप्लाइंस करती है, देन इट कैन लीड टू सिग्निफिकेंटली हायर अमाउंट ऑफ कॉस्ट। सो अच्छा मतलब इट कैन, हाँ, सो वहाँ पर क्या होता है कि ऑल्सो वेन एवर अ कंपनी इज गोइंग फॉर अ रिन्यूअल ऑफ CTO, सो दैट टाइम हाँ ऑल्सो दे हैव टू सबमिट सम EPR रिपोर्ट टू द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। तो अच्छा EPR का जो नॉन कंप्लाइंस है, दैट इज वेरी वेरी सीरियस एंड स्ट्रिक्ट, और कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि वो उसके लिए नॉन कंप्लाइंस करे, तो देयरफॉर द डेटर साइकिल विल डेफिनेटली रिड्यूस। और जो हमारे जो मार्जिन्स भी हम लोग जैसे काम करते हैं, तो उसमें भी हम लोग जो है इंश्योर करते हैं कि दैट इज आल्सो टेकन केयर ऑफ। सो ओके या सो बट गोइंग फॉरवर्ड दिस डेटा थिंग विल आल्सो रिड्यूस सिग्निफिकेंटली। ठीक है, नहीं समझ गया, आई थिंक बहुत अच्छी तरह से समझा। सर आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। सर एवरी बिजनेस हैज गॉट सम रिस्क अटैच्ड। अभी ऑफ कोर्स हमारा सेक्टर और सेगमेंट तो सनराइज सेक्टर हम मान सकते हैं, क्योंकि पीपल आर जस्ट रियलाइजिंग व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ EPR। बट टिपिकली सर व्हाट इज द नॉर्मल काइंड ऑफ रिस्क इन आवर बिजनेस? धंधा अभी तो बढ़ रहा है, भगवान की कृपा से और भी बढ़ेगा, बट मेरे को बताइए सर, एज अ बिजनेसमैन what is the most important risk in this business and how have you managed it so well up till now? सर इसके बारे में बताइए। हाँ, तो देखिए सर, इसमें जो मेजर जो रिस्क है वो ये है कि जो या मेजर रिस्क कह लीजिए या कॉम्प्लेक्सिटी कह लीजिए, वो ये है कि जो गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस हैं वो फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती हैं वो। और हाँ हाँ, सो उसके लिए क्या होता है कि समटाइम्स वी हैव टू एडियर एडिशनल कॉस्ट एक्चुअली। और गवर्नमेंट क्या कर रही है कि दे आर मेकिंग द एंटायर प्रोसेस मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, और वो इंश्योर कर रही हैं कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कलेक्शन और रिसाइकलिंग की, सभी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो बहुत ही बेहतर तरीके से उसको फुलफिल करें। तो इसके लिए दे आर इंट्रोड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑल्सो इनटू द एंटायर सिस्टम। और वो एक हमारे लिए थोड़ा रिस्क भी हो जाता है, बिकॉज अगर फ्रीक्वेंट चेंजेस आते हैं तो देन इट लीड्स टू अवर इंक्रीज इन द कॉस्ट। बट इसका एक बेनिफिट भी रहता है कि मतलब जो अदर प्लेयर्स हैं, दे कैन नॉट एंटर इनटू द मार्केट, और एक आपकी भी एक वो उसमें एक अच्छी आपकी एक वो स्टैंडिंग बनी रहती है। बिल्कुल। आई थिंक वेरी नाइसली मेंशन्ड बाय यू। आई मीन मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी तरह से आपने समझा है। तो सर मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी मैनेजमेंट टीम को बेस्ट विशेस, और सर पब्लिक इशू के लिए भी बहुत बढ़िया और बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।